So hello guys, let us begin with lecture number 6 of ionic equilibrium. तो लास्ट लेक्चर में वी हैव डिड द बफर सॉल्यूशन, हमने इंटायरली बफर सॉल्यूशन पढ़ा है एंड देन एट लास्ट हमने बफर कैपेसिटी इंट्रोड्यूस किया है. दैट वाज अंडर द टॉपिक क्वालिटी ऑफ अ बफर और हमने उसमें आपको बफर कैपेसिटी का डेफिनेशन बताया है और उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताया है. दैट वाज ds बाय dph, ये हमने बताया है. एंड इस ds बाय dph को कुछ इस तरह से मैंने आपको बताया था कि ds बाय dph it is actually change in concentration of salt with unit change in pH. and change in concentration of salt को हमने बताया कि we can also write it as moles of H plus और OH minus ions added. इस तरह से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अभी हमें बस इसी को डिराइव करना है using the normal Henderson-Hasselbalch equation. That was pH is equals to pKa plus log of salt by acid. तो ये आपका हेंडरसन इक्वेशन है. शायद मैंने नाम नहीं बताया था लास्ट क्लास में, देख लो. दिस इज हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन हैजलबैक इक्वेशन. और जब इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू s और फिर इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो यू विल गेट ds बाई dph. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई एम नॉट डिफरेंशिएटिंग इट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. आप वेरीफाई कर सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स है, इतनी आपको आती ही होगी. यू विल गेट ds बाय dph इज इक्वल्स टू 2.303 into s into a अपॉन s प्लस a. ये तुम्हारे बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला है. फॉर एनी बफर इट इज वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ बफर दैट यू आर यूजिंग. अब यहां से हमें देखना है कि कौन सा बफर अच्छा है कौन सा नहीं है. ये मैथमेटिकल इक्वेशन है और इसको हम देख सकते हैं. जिसकी ds बाई dph की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी ds बाई dph की वैल्यू ज्यादा होगी, वो उतना अच्छा बफर होगा. सीधी सी बात. तो चलो ds बाई dph की वैल्यू देखते हैं. तो आप यहां पर ये देखो बेटा कि एक चीज बहुत क्लियर है ना. पहली चीज एकदम क्लियर है कि s और a इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये ऑब्वियसली फीलिंग भी हो जाती है इस बात की कि अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है तब तो वो फॉर श्योर एक अच्छा बफर होगा. ठीक है. तो पहली चीज आपको ये समझ आती है, फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ S एंड A, दोनों की कंसंट्रेशन हाई अगर है, देन बफर कैपेसिटी विल बी हायर. बफर कैपेसिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी. बट अब दूसरा एक पॉइंट मैं बताता हूं. ये तो कंपैरिजन ठीक है, अगर S और A हाई ही है तो फिर उससे अच्छी कोई बात नहीं है. बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं तो फिर ds बाई dph भी हाई आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. मेन जो प्रॉब्लम है वो यहां लाए करती है कि अगर मैं a प्लस s, दो ऐसे बफर्स में लूं जिसका a प्लस s फिक्स है. आप खुद ही समझो इस बात को, आप खुद ही समझो कि अगर आप एक बफर में बहुत कॉमन सेंस है, अगर आप एक बफर में एसिड डाल रहे हो या फिर बेस ऐड कर रहे हो, ठीक है, एसिड या बेस जब ऐड हो रहा है तो देखो सॉल्ट ही एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, आपका कॉन्जुगेट बेस जो है, और एसिड ही सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप बेस डाले हो. ऐसा ही होता है ना. तो कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूं कि भले वो दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, एसिड सॉल्ट में, सॉल्ट एसिड में, वो आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, बट जो सम है उनके कंसंट्रेशन का वो चेंज नहीं होगा. दैट विल बी कांस्टेंट. यस. तो बफर में एसिड बेस डालने से
a प्लस एस जो है वो कांस्टेंट ही रहता है, दैट विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। तो अब मानो कि दो ऐसे बफर मेरे पास हैं, दो बफर्स मेरे पास हैं जिनका a प्लस एक्स जो है वो फिक्स है, वो तो फिक्स हमेशा रहता है, फिक्स के साथ साथ सेम भी है, ठीक है। ये मैंने कंडीशन लगा दी, ऐसा सोचो, ये मैंने कंडीशन लगा दी, ये सेम है a प्लस एस की वैल्यू। सब मैथमेटिकली सोचना है, कुछ ज्यादा वो नहीं सोचना है कि आयन में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, नहीं, सब मैथमेटिकली सोचना है बस, और कंक्लूजन को लेके चलना है। तो a प्लस एस अगर फिक्स है, तब जब आप ds बाई dph की मैक्सिमम वैल्यू चाहते हो, सो फॉर मैक्सिमा ऑफ ds बाई dph you will get s is equals to a। अगेन मैं इसके मैथमेटिकल पोर्शन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, वो आप खुद से वेरीफाई करके देख सकते हो, ठीक है। आप इसकी मैक्सिमा जब पाएंगे इस फंक्शन की, सो दैट विल बी व्हेन s इज इक्वल्स टू a। आप डबल डेरिवेटिव वगैरह करके आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा जब s a के बराबर है। एक और मेथड होता है ना, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन से निकालते हैं, उससे भी निकाल सकते हो, जो भी है। फिलहाल हमें जो मैटर करता है वो ये कंक्लूजन है। तो इससे दो पॉइंट्स आपको समझ आ गए बफर कैपेसिटी की। तो ये s इज इक्वल्स टू a जब ये दोनों कंपैरेबल है। मैंने पहली क्लास से मैं बोल रहा हूँ, पिछली क्लास से, कि जब कंपैरेबल है तो अच्छा बफर है, और अगर वो इतने कंपैरेबल हो जाए कि सेम ही हो जाए, तब बफर की क्वालिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, तब और ज्यादा बढ़ जाती है। यहां से आपको एविडेंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3 बफर्स ऐसे लेता हूं, एक बफर मैंने लिया, मानो एसिड है, इधर सॉल्ट लिया मैंने, एक लिया 20-30, कुछ यूनिट कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन का यूनिट है, कुछ भी यूनिट कंसंट्रेशन है मान लो। यहाँ पे मैंने लिया 5-5, यहाँ पे लिया मैंने 8-2, कुछ इस तरह से मैंने बफर लिया। तो अब आप ये बोलोगे कि यार ये तो ऑब्वियसली ज्यादा है, ये a प्लस एस ही कितनी बड़ी वैल्यू दे रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये एक बेटर बफर होगा, बिल्कुल ये एक बेटर बफर होगा दूसरों के कंपैरिजन में। बट यहां पे अगर आप बेटा कंपेयर करते हो तो यू विल फाइंड दैट यहां पे a प्लस एक्स जो है वो 10 है, फिक्स है दोनों के लिए। तो अब यहां पर आपको ऐसे डिसाइड करना है कि a और s जितने ज्यादा क्लोज हैं, जितने ज्यादा क्लोज हैं, बफर उतना अच्छा है, बफर उतना अच्छा है। तो सिंस ये क्लोज क्या, ये तो एग्जैक्टली इक्वल है, तो ये इन दोनों में ज्यादा अच्छा बफर ये है, ये इससे भी अच्छा है। आप नंबर्स पुट करके भी देख सकते हैं, यहां से समझ आ जाएगा, ठीक है, वो उससे भी अच्छा है। बट कंपैरिजन आपको इसी तरह के आएंगे जब वो दोनों फिक्स हो। अब एक बात और यहाँ पे फाइनली ऐड कर देते हैं कि सर ये तो ठीक है, बट एक अच्छा बफर हम कब मानेंगे, जब ये S और A में कितना डिफरेंस होगा। तो मैं बता दूं, ये लगभग 10 टाइम्स का अगर डिफरेंस है उतने तक चल जाएगा। इक्वल है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर 10 टाइम्स तक का भी डिफरेंस है तो आप उसको एक इफेक्टिव बफर मान सकते हो, ठीक है। तो समझना बात को कि फॉर एन इफेक्टिव बफर, फॉर एन इफेक्टिव बफर, तो इफेक्टिव बफर के लिए जो S बाय A होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.1 बट लेस देन 10। मतलब समझ में आ रहा है, बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि S बाय A लगभग 10 टाइम्स होना चाहिए, S बाय A लगभग 10 टाइम्स होना चाहिए। मतलब S बाई ए 10 टाइम्स होने का मतलब, बोलने का मतलब है कि S जो है वो A का 10 टाइम्स होना चाहिए, या फिर A उसका 10 टाइम्स होना चाहिए, कुछ ऐसा इस रेंज में होना चाहिए, इतना कंपैरेबल होना चाहिए। So that was the end of
buffer solutions. And now we will move on to the very next topic which is very important. देखो बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं अपन, इसी सीक्वेंस के साथ नोट्स बनाना और पढ़ते समय भी इसी सीक्वेंस के साथ पढ़ना। अब जो अगला टॉपिक है बेटा हमारा, दैट इज गोइंग टू बी टाइट्रेशन। यस, अगला टॉपिक है टाइट्रेशन। 2 क्लासेस लगेंगी कंप्लीट करने में, आज की क्लास और अगली क्लास में भी कुछ टाइम तक हमारा ये टाइट्रेशन स्ट्रेच होगा। अब टाइट्रेशन में जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी रेडॉक्स टाइट्रेशन जो है वो मैंने प्लेलिस्ट हमारी पब्लिकली पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप उससे रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ सकते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। और एक आता है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, वो मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन वो मैं पढ़ाऊंगा इक्विलिब्रियम, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो टाइट्रेशन करते क्यों हैं, क्या चीजें होती हैं उसमें, आज थोड़े पहले बेसिक्स डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा, टाइट्रेशन जो है उसका मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि आपके पास यहां एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है जिसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता है। तो एक अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, एक अननोन कंसंट्रेशन है आपके पास, और इसे कहते हैं एनालाइट। दिस इज एनालाइट, और इसकी कंसंट्रेशन आपको पता करनी है, यही मुख्य उद्देश्य है। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर टाइट्रेशन। अच्छा, कैसे पता करते हैं? अब इसमें हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालते हैं और उसके बाद फिर फर्दर कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो तुरंत से तो नहीं समझ आएगा, उसी के लिए बेटा ये टॉपिक पढ़ना है। तो फिलहाल जो चीजें यूज होती हैं, एक यूज होता है यहाँ पे टाइट्रेंट, ठीक है। टाइट्रेंट एक ऐसी चीज होती है बेटा जिसका कंसंट्रेशन स्टैंडर्डाइज्ड होता है, यानी कि ये नॉन कंसंट्रेशन का होता है, ये नॉन कंसंट्रेशन का है। इसका यूज करके हम इसको टाइट्रेट करते हैं और इस अननोन कंसंट्रेशन को पता लगाते हैं कि वो क्या है। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां यूज होती है, दैट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर हमें ये मदद करती है बताने में कि जो रिएक्शन है वो कब कंप्लीट हुआ है, ठीक है। वो अभी इंडिकेटर को भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे, पहले समझते हैं। हेल्प्स टू डिटेक्ट व्हेन द रिएक्शन इज फिनिश्ड, इसके लिए हेल्प करता है, ठीक है। बाय चेंजिंग इट्स कलर। अब ये इंडिकेटर की थ्योरी अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ये होता है इंडिकेटर। फिर एक होता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट वो प्रैक्टिकल पॉइंट है जिस पॉइंट पर इंडिकेटर ने हमें शो किया कि हाँ रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। इंडिकेटर ने हमें शो किया कि हाँ रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एंड पॉइंट, कि हाँ, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट डिटरमाइंड प्रैक्टिकली, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। दिस इज द पॉइंट डिटरमाइंड प्रैक्टिकली when reaction is completed। ये हमें प्रैक्टिकली डिटरमाइन करते हैं। ये एंड पॉइंट को इंडिकेट कौन करता है? यस, इट इज इंडिकेटेड बाय द इंडिकेटर दैट वी आर यूजिंग फॉर द रिएक्शन। तो एक तरह का ये प्रैक्टिकल पॉइंट है। और इसी तरह से एक होता है बेटा थ्योरेटिकल पॉइंट। इसी तरह से एक थ्योरेटिकल पॉइंट होता है दैट वी कॉल इक्विवेलेंट पॉइंट। ये भी बहुत यूज करेंगे अभी हम आगे। इक्विवेलेंट पॉइंट, इट इज अ थ्योरेटिकल पॉइंट व्हेन
number of equivalents of reactants, number of equivalent of reactants become equal, becomes equal, ऐसा बोल सकते हो। जो भी दो रिएक्टेंट हैं उनके इक्विवेलेंट बराबर हो गए, बिकम्स इक्वल। और सिंपली बोलूं, और व्हेन रिएक्शन इज थ्योरेटिकली फिनिश्ड, ये ऑन पेपर हम निकालेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट, थ्योरेटिकली फिनिश्ड। अब एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट में कितना डिफरेंस है ये बताएगा कि आपने कितनी सावधानी से, कितनी केयरफुली आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। अगर ये दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं तब तो फिर आपकी एक्यूरेसी 100% है। ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत एरर आता ही है, और 1% 2% तक का जो एरर है दैट इज एक्सेप्टेबल। ओके, सो यहां पर मैं लिख देता हूं कि experiment, or you can say titration is considered to be more accurate. It is considered to be more accurate when end point and equivalent point are close to each other, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हुए। अभी इसके बारे में ना, टाइट्रेंट, ये भी दो तरह के टाइट्रेंट होते हैं। इसकी भी थोड़ी डिटेलिंग मैंने रेडॉक्स वाले लेक्चर में की है, वहां से देख लेना एक बार। मैं अभी नॉर्मली बता दे रहा हूं। एक होता है प्राइमरी टाइट्रेंट और एक होता है सेकेंडरी टाइट्रेंट, ठीक है। तो प्राइमरी टाइट्रेंट वो है बेटा जो अगर आपने उसकी कंसंट्रेशन स्टैंडर्डाइज करके एक बार रख दिया है अलमीरा में, उसके बाद आप उसको 2, 4, 5 महीने बाद भी निकाल रहे हो तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, रखे रखे चेंज नहीं होगी। लेकिन जो बाकी और जो सेकेंडरी टाइट्रेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि विथ पैसेज ऑफ टाइम उनका कंसंट्रेशन चेंज होने लगता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। हो सकता है वो हाइग्रोस्कोपिक हो, पानी को खींच लें अपनी तरफ, मॉइस्चर वगैरह ले लें तो कंसंट्रेशन इफेक्ट हो जाता है उनका। हो सकता है कुछ अपने में ही कुछ इक्विलिब्रियम सेट कर दें कुछ समय के बाद, तो उसकी वजह से भी उनका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। वो याद करना पड़ेगा, वो कोई लॉजिक से नहीं समझ आएगा। तो मैं एक बार लिख देता हूं, ऑल्दो वहां पे मैंने और अच्छे से समझाया हुआ है, रेडॉक्स वाले लेक्चर्स में। तो प्राइमरी टाइट्रेंट क्या है? दे आर K2Cr2O7, ये प्राइमरी टाइट्रेंट का एग्जाम्पल है। आप ऑक्सैलिक एसिड के टाइट्रेशंस पढ़ते हो, ये सब रेडॉक्स में पढ़ते हो आप, इनके टाइट्रेशंस है ना। ऑक्सैलिक एसिड हो गया, फिर यस मोहर सॉल्ट हो गया, मोहर सॉल्ट, ये सभी आपके प्राइमरी टाइट्रेंट हैं। मतलब इनकी कंसंट्रेशन अच्छी पक्की फिक्स है, रहेगी भी फिक्स। एंड देन सेकेंडरी टाइट्रेंट क्या है? जैसे KMnO4 वगैरह है, दे आर जनरली हाइग्रोस्कोपिक एंड मॉइस्चर इम्प्योरिटीज इधर उधर से चीजें ले लेते हैं समय के साथ साथ। सो लाइक एंड ये हो गया, फिर उसके बाद हाइपो हो गया अपना, वो भी हो सकता है। Na2S2O3 ये भी हो सकता है। खैर इसका स्टैंडर्डाइजेशन ही इसके साथ कराया जाता है। इसको जब यूज करना है तो अभी तो स्टैंडर्डाइज्ड है नहीं क्योंकि बहुत दिन से रखा हुआ है, सेकेंडरी टाइट्रेंट है, तो इसका पहले टाइट्रेशन इसके साथ करा के इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, फिर हम यूज करते हैं टाइट्रेशन में। दिस इज हाइपो, आप आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी इसको यूज करते हो। तो दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड विथ दिस। और इसमें और बस इस तरह से और भी एक दो एग्जांपल, NaOH भी बनता है इसका एक एग्जांपल, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक तरह का सेकेंडरी टाइट्रेंट है। तो ये तो कुछ फंडामेंटल टर्म्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए, एंड नाउ वी विल स्टडी
द थियरी ऑफ इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर्स के बाद हम एक एक करके 5-6 केसेस बनाएंगे जिसमें हम सभी केसेस के टाइट्रेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। इवन पॉलीप्रोटिक एसिड्स उसके भी टाइट्रेशन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ऑल्दो वो जेईई एडवांस में पूछा नहीं गया अभी तक पॉलीप्रोटिक एसिड्स के टाइट्रेशन, बट किसी भी साल आपको उससे सवाल दिख सकता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विथ दैट एज वेल। ज्यादा मुश्किल नहीं है, जो पढ़ा हुआ है आपने वही है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट थियरी ऑफ इंडिकेटर्स। थियरी ऑफ इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स हैं क्या? तो मैं कहूंगा कि इंडिकेटर्स एक तरह की, पता है आपको, ऑर्गेनिक एसिड्स या बेसिस होते हैं जनरली। हैव यू हर्ड ऑफ सम इंडिकेटर्स लाइक मिथाइल ऑरेंज, मिथिलिन ब्लू, देन ब्रोमोथाइमॉल ब्लू, द वेरी फेमस फेनोफ्थलीन। इस तरह से आपने कुछ इंडिकेटर्स सुने होंगे। ये कुछ और नहीं, ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं या ऑर्गेनिक बेस हैं, ऐसी ही चीजें हैं ये। ठीक है, ये कोई अलग से कुछ क्लास ऑफ कंपाउंड्स नहीं, ऑर्गेनिक एसिड बेस है। किसी में फेनोलिक ग्रुप लगा हुआ है, किसी में अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, इसी तरह की चीजें हैं। आप चाहें तो सभी के स्ट्रक्चर्स देख सकते हो नेट से, इंटरनेट में आपको मिल जाएंगे। ऑल्दो सबके स्ट्रक्चर्स उतने जरूरी है नहीं, फेनोफ्थलीन वगैरह के स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ठीक है, मेंस वेंस में आ जाता है, शायद आया भी हुआ है। तो पहले मैं बताऊं इंडिकेटर्स में। तो सपोज करो, अभी थोड़ा पहले सुनते हैं, पहले बात करते हैं, फिर इसमें एंटर करेंगे। सपोज करो एक ऑर्गेनिक एसिड है, उसका कुछ कलर है, ठीक है। अब उसको मैंने ना H+ निकाल दिया। अब मैंने H+ निकाल दिया तो वो माइनस चार्ज आ गया। और ऐसा इमेजिन करो माइनस चार्ज बहुत लंबा डीलोकलाइजेशन कर रहा है। तो अगर नेगेटिव चार्ज एक एलोंगेटेड डीलोकलाइजेशन करता है तो उसकी वजह से भी कलर आती है, वो इंटेंस होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंडिकेटर है, कुछ ऐसा नहीं समझ आता कि इंडिकेटर है वो जब अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है तो उनका कलर कुछ और है, या फिर कलरलेस ही है, ऐसा भी बोल सकते हो। या फिर जब उनके चार्ज का डीलोकलाइजेशन स्टार्ट हुआ, और चार्ज का डीलोकलाइजेशन जनरली तभी स्टार्ट हो सकता है जब वो अपने आयोनाइज्ड फॉर्म में हो। जब वो अपने आयोनाइज्ड फॉर्म में हो तो आयोनाइज्ड फॉर्म में उसका जो कलर होगा दैट शुड बी डिफरेंट, वो डिफरेंट होना चाहिए। तो आयोनाइज्ड फॉर्म, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, सर ये कब आयोनाइज्ड फॉर्म रहेगा, कब अनआयोनाइज्ड रहेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो सीधा सा जवाब है बेटा, पीएच ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा ना। जैसे फिनोलिक ग्रुप है, अगर आप पीएच को बहुत हाई कर देते हो, बहुत हाई, एकदम बेसिक सॉल्यूशन बना देते हो, तब फिनॉल जो है वो फिनोलिक फॉर्म में नहीं रहेगा, वो तो फिर फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ फिनॉल। इंडिकेटर फिनॉल नहीं है, ऐसा नहीं है ना कि फिनॉल ही इंडिकेटर है, ऐसा नहीं है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी कि जो हमारा इंडिकेटर है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कलर शो करता है, और उसका ये रंग बदलने की जो फितरत है उसकी, यही फितरत की हम यूज करते हैं हमारे एंड पॉइंट्स या इक्विवेलेंट पॉइंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूं कि दीज आर जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस, ये ऑर्गेनिक एसिड या बेस है which have different colors in different pH ranges, in different pH ranges। क्यों ऐसा हो रहा है? ड्यू टू
different colors shown by different colors shown by their ionized and अनआयोनाइज्ड। आपको ये बातें पता होनी चाहिए ना कि जब चार्ज का डिलोकलाइजेशन होता है तब कलर इंटेंस होने लगता है। ये बात आपको बिल्कुल से पता होनी चाहिए। नाउ मैं यहाँ पे आपके सामने ना फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। फिनोफ्थलीन का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इट लुक्स लाइक दिस। यहाँ पर ऐसा, देन यू हैव C double bond O, then again there is a carbon with two phenolic groups। यहाँ पर दो phenolic groups लगे हुए हैं like this। ये मैं फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, याद रखिएगा इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, मेन सेंस में क्वेश्चन आता है इससे। एंड देन यहाँ पे एक एनहाइड्राइड काइंड ऑफ थिंग रहता है। सो ये आपके पास बना इसका कलरलेस फॉर्म। दिस इज द कलरलेस फॉर्म ऑफ दिस। और जब आप, ये कलरलेस है, आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कोई चार्ज का डिलोकलाइजेशन है नहीं यहाँ पर। एंड जब आप इसमें बेस डालते हैं थोड़ा, इसका आयोनाइज्ड फॉर्म बेसिक मीडियम में जब आप रखेंगे इसको, मानिए सपोज करिए आप इसको बेसिक मीडियम में रखते हैं, मैं यहाँ थोड़े बॉन्ड्स भी बना देता हूँ कुछ ऐसे। जब आप इसे बेसिक मीडियम में रखेंगे ना तो दिस और दिस दोनों में से कोई भी H+ आप हटा सकते हैं। तो जब ये H+ हटेगा बेटा तो क्या होगा, ये माइनस, ये इधर गया, ये इधर गया, अब ये वाला पाई इधर गया और ये वाला सिग्मा टूटकर इसमें चला गया। यही तो होगा, बेसिक मीडियम में रखोगे तो क्या बन रहा है, तो यू आर गेटिंग दिस। बेसिक मीडियम में ये कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O- and this carbon with a double bond and a 6-membered ring. Now it looks like a keto, and this contains a phenolic group still here. So this is ionized form of phenolphthalein. This is ionized form of phenolphthalein which remains pink in color. ये पिंक कलर का होता है, ये पिंक कलर का होता है, ठीक है। तो अब अगर आपने इक्विलिब्रियम अच्छे से समझी है तो आपको ये पता होगा कि किसी भी पीएच में ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा या ये कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। क्या होता है, अलग अलग पीएच पर दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो वैरी करेगा। मतलब मान लो बहुत स्ट्रांगली बेसिक कर दिया आपने मीडियम, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी ऑर्गेनिक के भी कॉन्सेप्ट्स लगाओगे तो आप, जब आपने मीडियम को काफी बेसिक कर दिया है बेटा तो फिर आयोनाइज्ड फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में रहेगा और ये भी रहेगा उस समय, बट इसका जो अमाउंट होगा ना वो काफी कम होगा। तो जो ज्यादा है उसके हिसाब से कलर हमें दिखाई देगा, ध्यान से समझना, जो ज्यादा है उसके हिसाब से कलर दिखाई देगा। तो सर कितना ज्यादा होना चाहिए, फिर यही सवाल आता है, सर कितना ज्यादा होना चाहिए। मतलब मान लो मैंने एक ऐसा पीएच रेंज लिया जिसमें ये दोनों ही लगभग बराबर बराबर है, दोनों ही लगभग बराबर बराबर है। फिर मानो यहाँ तो चलो कलरलेस और पिंक है, तो जब दोनों ही थोड़े बराबर बराबर हैं तो आप बोल दोगे सर तो पिंक थोड़ा डोमिनेट करेगा कलरलेस के ऊपर। लेकिन मानो कहीं कोई ऐसे कलर हैं जहां पर आप बता नहीं पाओगे कि इक्वल होने पे कौन डोमिनेट करेगा, जैसे येलो है और कुछ भी मान लो यार, येलो और रेड मान लो, येलो ब्लू मान लो, कुछ भी ऐसा कुछ कलर है। तब हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर ये बताते हैं, ये एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। अप्रोक्सीमेशन कुछ ऐसा लेते हैं कि हमारा आंख जो है वो उस कलर को डोमिनेंटली तभी देख पाएगा, उस कलर को डोमिनेंटली तभी देख पाएगा जब वो दूसरे वाले कलर से, यहाँ तो वो जो दूसरा वाला कलर है वो यहाँ कलरलेस है,
लेकिन यही रूल आपको यहां भी लगाना है, ठीक है। जब वो दूसरे वाले कलर से लगभग 10 गुना ज्यादा प्रेजेंट हो, मतलब इट शुड बी 10 टाइम्स दैट ऑफ द डिफरेंट कलर, जो दूसरा कलर है उससे 10 गुना ज्यादा रहेगा, तब आप बोल सकते हो कि हाँ हमें इसकी वजह से कलर मिलेगा। और अगर सर दोनों लगभग बराबर है तो कांट से, तो फिर बहुत अच्छे से हम बता नहीं पाएंगे। तो एक पॉइंट अब मैं इसे लिखता हूं, क्या लिख रहे हैं, 2। सो फॉर आवर आईज to detect color due to any species when two are present in same solution, that species should have a concentration approximately, ये मैं थोड़ा ग्रामर उड़ा के लिख रहा हूं ना, समझ लेना, approximately 10 times that of other, ठीक है, that of other। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे कोई फॉर्मूला लिखना है, कुछ ऐसा करना है, वो क्या होगा बताएंगे वो, पहले ये बात आपको समझ आ गई। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इसका पिंक कलर दिखे, तो ये अगर 10 है तो ये 1 होना चाहिए कंसंट्रेशन में, 10 1। अगर वो कलरलेस दिखे तो ये 10 ये 1। हो सकता है कि 5 1 पे भी दिख जाए किसी इंडिकेटर में, हो सकता है किसी इंडिकेटर में 2 1 पे भी दिख जाए, हो सकता है, ठीक है। बट हमने सेफर साइड में क्या लिखा है, क्या माना है, 10। खैर 2 1 बड़ा मुश्किल है, उसमें नहीं डिस्टिंग्विश हो पाता है। हो सकता है किसी में 7 1 में दिख जाए, 8 1 में दिख जाए। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये एक अप्रोक्सीमेशन हमने मारा कि भाई देखो 10 में हम मानेंगे कि वो डिफरेंट कलर दिखाएगा। अब देखो इंडिकेटर्स, जैसे यहां पर हमने देखा तो हमने फिनोफ्थलीन को लिखा, ठीक है, हमने फिनोफ्थलीन को लिखा, फिनोफ्थलीन को कुछ इस अंदाज में लिखा, HPH ऐसा लिखो इसको। तो HPH जब भी मैं लिखूं तो दिस इज द अनआयोनाइज्ड फॉर्म, दिस इज द अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ फिनोफ्थलीन। और जब इसने H+ छोड़ दिया, H+ छोड़ दिया और ये PH-, तो दिस इज द आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ फिनोफ्थलीन। अब इंडिकेटर्स जो हैं वो मैंने कहा आपको, वो एसिडिक भी हो सकते हैं बेटा, और वो बेसिक भी हो सकते हैं। दे कुड बी एसिडिक एज वेल एज बेसिक, दोनों तरह से हो सकते हैं वो इंडिकेटर। तो अगर एसिडिक इंडिकेटर है तो हम उसे ना इस तरह से डिनोट करते हैं, INH, कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं एसिडिक इंडिकेटर को। एंड व्हेन इट इज बेसिक वी डिनोट इट एज INOH, कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। हो सकता है आप इसको HIN भी देखा हो आपने कहीं लिखा हुआ, वो भी सही है, एसिड इस तरह से लिख सकते हो HIN, जैसे ये HPH तो HIN इन जनरल। कोई बेसिक इंडिकेटर है तो INOH। अभी और भी इंडिकेटर्स के रेंज बताएंगे, उसके बाद फिर उसके एग्जाम्पल्स बताएंगे, कलर चेंजेस बताएंगे, वो सब भी बताएंगे। बट शुरू में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इंडिकेटर्स एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं, एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं। तो ये एसिडिक बेसिक मैंने लिखा। और अब यहाँ पर सपोज मैंने बोला कि मुझे इसका कलर देखना है, तो टू ऑब्जर्व, ये जो ऊपर मैंने पॉइंट लिखा है, कलर ड्यू टू pH-, I would say कि pH- upon HPH, it should be approximately yes 10 times, ये 10 times होना चाहिए। अब चलो pH का फॉर्मूला अगर लिखें, इसको अपन ने तोड़ा इस तरह से, ठीक है, ये इंडिकेटर है, हमने इसको इस तरह से तोड़ा। सपोज यू हैव एन इंडिकेटर दैट इज HIN एंड हमने इसको तोड़ा H+ प्लस IN-, जिस तरह से Ka होता है, Kb होता है, वैसे ही यहाँ KIN होता है, ठीक है।
वैसे ही यहाँ KIN होता है, जहां पे मैं कहूंगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन H प्लस इंटू IN माइनस अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन HIN। ये अब बेटा यहां से मुझे अगर H प्लस निकालना है तो मैं सीधे सीधे करूंगा H प्लस इज इक्वल्स टू H प्लस इज इक्वल्स टू H प्लस इज इक्वल्स टू KIN इंटू HIN की कंसंट्रेशन अपॉन IN माइनस की कंसंट्रेशन, ये लिखूंगा। फिर pH का फॉर्मूला लगाना है, नेगेटिव लॉग ले लूंगा दोनों साइड एंड आई विल गेट pH एज इक्वल टू PKIN प्लस लॉग ऑफ, अब ये ऊपर चला जाएगा, IN माइनस अपॉन HIN, IN माइनस अपॉन HIN। ठीक है, ये भी बात आपको समझ आ गई। ये pH के लिए हमने लिखा। सो अब यहां पर आप देखो, अब अगर मुझे बेटा कलर इसकी वजह से चाहिए, यहां ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मुझे कलर ड्यू टू IN माइनस चाहिए तो pH कितना होना चाहिए? तो pH होना चाहिए PKIN और ये लगभग 10 गुना होना चाहिए, तो 10/1 तो log 10, तो दिस प्लस 1 ऐसा। और अगर मुझे कलर चाहिए ड्यू टू HIN से मुझे कलर चाहिए, तब बेटा जो pH है वो होगा PKIN माइनस 1। ये भी बात समझ आ गई, PKIN माइनस 1, क्योंकि अब ये 10 टाइम्स होना चाहिए तो 1/10 हो जाएगा। तो इसी तरह से ना रेंज होता है सभी इंडिकेटर्स का। फॉर एग्जाम्पल अब ये रेंज मैं समझा रहा हूं क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंडिकेटर है कोई HIN, उसका ये वैल्यू है KIN की, ठीक है, KIN की ये वैल्यू है। अब मैं KIN, ये pH है, सपोज करो दिस इज pH, ये pH का मैंने स्केल लिखा, ये KIN है। अब KIN प्लस 1, KIN मैं गलत बोल रहा हूं, PKIN, आई मीन टू से PKIN, ठीक है, PKIN, दिस इज PKIN, तो PKIN प्लस 1, दिस इज PKIN प्लस 1 और दिस इज PKIN माइनस 1। तो PKIN प्लस 1 और इससे ज्यादा जो pH होगा, तो अब ये ज्यादा होगा तो 10 गुना तो एटलीस्ट है ना, वो तो बेयर मिनिमम है। अगर उससे ज्यादा होगा तो कलर इसी की वजह से आएगा, तो इस रेंज में अगर मैं जाऊं प्लस 1 से आगे इधर कहीं भी जाऊं मैं इसके आगे, तब मैं क्या बोलूंगा कि कलर ड्यू टू IN माइनस आ रहा है। समझना इस चीज को ना, कलर ड्यू टू, तभी अच्छे से टाइट्रेशन समझ आएगा। कलर ड्यू टू IN माइनस आ रहा है। और अगर मैं इससे और नीचे चला जाता जाऊं बेटा, ये इस रेंज से नीचे जाता जाऊं, तब मैं क्या कहूंगा कि यहां पर जो कलर है वो ड्यू टू HIN आ रहा है, वो HIN आ रहा है। फिर बात आती है सर, अब बताओ सर ये बीच में क्या बोलेंगे? तो बीच में मैं क्या बोलूंगा बताओ? बीच में तो वही बात हो गई ना कि वो लगभग बराबर वाले केसेस हो गए। 10 को हमने स्टैंडर्ड माना है, हो सकता है किसी इंडिकेटर में दिख जाता भी हो, लेकिन रफली देखो, अब इससे क्या समझ आ रहा है, हम हर इंडिकेटर में रफली लगभग जो रेंज रहेगा ना ट्रांसफॉर्मेशन का, ये बातें पता नहीं रहती हैं लोगों को। मैं बता रहा हूं, आपने भी अगर थोड़े भी हल्के टीचर से पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री, ये टाइट्रेशन वगैरह, तो ये सब पढ़ाया ही नहीं जाता है, ये सब पहले बताया ही नहीं जाएगा इंडिकेटर के बारे में। ये सब कुछ भी नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधे धड़ाधड़ फिनोफ्थलीन 8 to 10, मिथाइल ऑरेंज 3 to 5 वगैरह वगैरह जो भी नंबर्स हैं, सीधे चर्चाएं चालू हो जाती हैं, पता ही नहीं रहता बच्चे को हो क्या रहा है। तो फिर वो एडवांस की प्रिपरेशन नहीं है। देखो, हो सकता है उसके बाद आपको कुछ प्रीवियस ईयर बन जा रहे हो, आपका तुक्का लग जा रहा हो, अंधों की तरह आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हो, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो भी जा रहे हो उस तरह के,
फिर आपको दिलासा दे दिया जा रहा हो कि देखो प्रीवियस ईयर बन रहा है ना, बस हो गया, मजे करो। मजे मत करो बेटा, ऐसा टूटोगे ना अगर पेपर ढंग का आ गया कि फिर कोई नहीं उठा पाएगा, अगर इस तरह से पढ़ाई की हो तो ये देखो, तो इस रेंज में हम बोलेंगे एक मिक्स्ड सा कलर आएगा, कुछ ऐसा बोल देता हूं मैं, एक मिक्स्ड सा कलर आएगा, डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट, डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट कि कौन सा कलर कैसा देना। इसी तरह से मैं कुछ इंडिकेटर्स की अब आपको रेंज बता देता हूं। लाइक देखो, मैंने बोला कि 2 का गैप रहेगा, रेंज लगभग है ना, किसी में 7 8 भी हो सकता है, तो वो गैप थोड़ा थोड़ा छोटा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखो पहला बात करते हैं फिनोफ्थलीन। तो मैंने कुछ इंडिकेटर की लिस्ट लिख ली है जस्ट टू एक्सप्लेन फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन का कुछ 8.3 से 10 के बीच में है। इसके इधर ये कलरलेस है और इसके इधर ये पिंक है, ठीक। फिर आपका आता है एक लिटमस भी है। सब बहुत इजी इंडिकेटर्स है। रेंज भी थोड़ा ध्यान रखना बेटा, 5.5 से 7.5 ये रफ रेंज है। 1-2 डेसिमल ऊपर नीचे अलग अलग सोर्सेज में अगर आप देखोगे तो वैरी कर सकता है, वो कोई टेंशन का मुद्दा नहीं है। ये इधर ये ब्लू। देन एक आक और लिख लें, मिथाइल रेड लिख लेते हैं, चलो एक मिथाइल रेड भी लिख लेते हैं। तो मिथाइल रेड तुम्हारा 4.2 से 6.3 के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन करता है। 4.2 से पहले इट इज रेड, सॉरी मिथाइल रेड, हाँ रेड रहेगा। इसके पहले इट इज रेड, एसिडिक कंडीशंस में बोल सकते हो। और 6.3 के इधर इट रिमेन्स येलो। मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज दोनों लगभग ऐसा ही कलर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज में 3.1 से, वो भी लिख लेते हैं। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज ये 3.1 से 4.4 का रेंज है इसका। मतलब यहाँ डिस्टिंग्विश करना थोड़ा ज्यादा आसान है, जहां पे जितना कम रेंज होगा। ये पिंक है और यहाँ आप कह सकते हो दिस इज येलो। तो ये सब आप याद कर सकते हो। इस तरह से अगर आप देखो तो देयर आर लिमिटलेस इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। आप ब्रोमोथाइमोल पाओगे, इधर उधर के बहुत सारे इंडिकेटर्स पाओगे, ठीक है। अब इंडिकेटर्स की थ्योरी खत्म, अब हम बात करेंगे टाइट्रेशन की। तो टाइट्रेशन करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको एक फीलिंग देता हूँ पहले कि करेंगे कैसे, क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद वो कर्व्स बनवाऊंगा आपसे। सीधे धड़ाक से कर्व बना दोगे, कुछ नहीं समझ आएगा अच्छे से। बस याद कर लोगे, अच्छा ऐसा शेप था, यहाँ एंड पॉइंट था, यहाँ ऐसा था वैसा था। नहीं, आप थोड़ा सा ऐसे समझो। आप कुछ इस तरह से सोचो कि अभी मैं नंबर्स के साथ नहीं बता रहा हूँ, अभी बस मैं आपको सोचने पे थोड़ा मजबूर कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये सोचो कि ये तुम्हारे पास बेटा एक एसिड है, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है, ये तुम्हारे पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है। और इस एसिडिक सॉल्यूशन में हम बेस डाल रहे हैं, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन है, मान लो कि कंसंट्रेटेड है, इसका जो पीएच है वो लगभग 1 के आसपास है। ये ठीक ठाक कंसंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन है। और मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर से इसमें एक बेस डाल रहा हूँ। बेस मतलब NaOH, सपोज करो मैं NaOH डाल रहा हूँ। इसको मैं मैथमेटिकली नंबर्स के साथ भी आपको बताऊंगा, बट पहले मैं आपको कंक्लूजन एक सेट कराना चाह रहा हूं आपके दिमाग में। तो इसका कुछ भी अमाउंट आप मान लो, 20 ml 30 ml कुछ अमाउंट में ये है। और आप बाहर से जो NaOH डाल रहे हो ना, वो ड्रॉप वाइज डाल रहे हो, ठीक है। वो ड्रॉप वाइज NaOH आप डाल रहे हो, बहुत ही कम। आप ऐसा सोचो कि 1-1 ml डाल रहे हो, इस तरह से आप NaOH डाल रहे हो। तो शुरू में देखो बेटा, पीएच है 1, यहां पर है बहुत सारे H प्लस आयंस, H प्लस आयंस ही H प्लस आयंस है, H प्लस आयंस ही H प्लस आयंस है। और हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने बाहर से NaOH डाला तो बहुत सारे H प्लस आयंस हैं यहाँ पे,
और फिर जब मैंने NaOH डाला ड्रॉप वाइज तो थोड़ा सा मैंने OH माइनस आयंस डाला, तो OH माइनस आयंस वहां से आएंगे, वो OH माइनस आयंस वहां से आएंगे और वो H प्लस को खत्म करेंगे। OH माइनस आएंगे, H प्लस को खत्म करेंगे। H प्लस बहुत सारा है, समझो H प्लस बहुत सारा है, कुछ इस तरह से सोचो, यू हैव लॉट ऑफ H प्लस आयंस ओवर देयर, H प्लस आयंस बहुत सारे हैं। तो क्या लगता है आपको pH में क्या आएगा? pH बढ़ेगा कम होगा? सर एसिडिक था, pH बढ़ेगा, ऑब्वियसली pH बढ़ेगा सर, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आप कम कर रहे हो, आप OH माइनस बाहर से डाल रहे हो, आप H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो, pH बढ़ेगा, ठीक बढ़ेगा pH। क्या लीनियरली बढ़ेगा? सवाल ये है, मेन सवाल यही है। ये चीज अगर समझ में आ गई ना तो फिर आधा जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है वो बहुत आसान हो गया उसके बाद, ठीक है। तो सोचो एक सेकेंड आप, पानी भी खत्म होने वाला भाई। तो आंसर है लीनियरली तो नहीं बढ़ना चाहिए सर, क्योंकि आप खुद सोचो बेटा, देखो आप OH माइनस डाल रहे हो, अभी बहुत सारे H प्लस आयंस है, इस तरह से फिर OH माइनस आपने डाला, तो ये कंसंट्रेशन है ना बेटा, ये तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आप देख रहे हो, ये इससे आप pH निकाल रहे हो, तो क्या लॉग फंक्शन क्या लीनियरली वैरी करता है? क्या नहीं करता है ना। भले आप OH माइनस, आप सोचो सर OH माइनस तो देखो लीनियरली कटेगा ना, जब आप 2 ml डालोगे तो उतना ही OH माइनस आएगा हर बार जब मैं 2 ml डालूंगा तो OH माइनस तो उतना ही आएगा। हाँ बात सही है सर, क्योंकि सेम कॉन्सेंट्रेशन का NaOH है, आप डाल रहे हो 2 ml डालो, हर बार वो उतने ही OH माइनस आयंस वो देंगे और उतने ही OH माइनस आयंस उतने ही H प्लस को काटेंगे, बट pH लीनियरली नहीं बढ़ेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन है, मैं इतना आपको सेंस होगा, बट नंबर्स के साथ भी बता दूंगा, ठीक है। तो अभी आप बस ऐसे सोचो, OH माइनस आपने डाला, इसने खत्म किया, और जैसे आप अब इसको फिनिश करने जा रहे हो, जैसे अब H प्लस खत्म होने वाले हो रहे हैं ना, जब खत्म होने वाले हैं H प्लस, बहुत कम बचे हैं और NaOH आ रहा है, अब खत्म होने वाला है जब H प्लस, तब थोड़ा pH में जो चेंज है ना वो थोड़ा सा शार्पली होने लगेगा, जब लास्ट में थोड़े से H प्लस आयंस बचेंगे तो pH में जो चेंज है वो थोड़ा शार्पली होने लगेगा, थोड़ा शार्पली होगा। मैं नंबर्स के साथ भी बताऊंगा, अभी बच्चों को अगर समझ आना होगा तो आ भी गया होगा। तो ये थोड़ा सा शार्पली होगा, और जब थोड़े से H प्लस आयंस बचे होंगे तो स्टिल सॉल्यूशन एसिडिक है, मैं भी आपको रफली बता दूं, जब थोड़े से H प्लस आयंस बचे हुए हैं कि अब आप एक ड्रॉप डालो NaOH का, आप NaOH का एक ड्रॉप डालो और पूरे OH माइनस ने H प्लस को खत्म कर देगा। वो आपके पास जब थोड़े से H प्लस बचे हुए हैं कि वो H प्लस सिर्फ एक ड्रॉप के मेहमान है, बाहर से एक ड्रॉप NaOH आया और पूरे H प्लस समाप्त, थोड़ा सा OH माइनस एक्यूमुलेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो लास्ट ड्रॉप जब बचता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में pH लगभग 3-3.5 के बीच में होती है, और जैसे अब आपने एक ड्रॉप या 1 ml NaOH डाला, क्योंकि अब 1 ml से कम थोड़ी ना डालोगे, ऐसा बोलोगे क्या सर 2 आयंस मैंने डाले या 10 आयंस डाले, ऐसे थोड़ी ना होगा बे, प्रैक्टिकली कर रहे हो, कम से कम 1 ml तो डालोगे। तो क्या ऐसा थोड़े ना होगा कि हवे में आधे OH माइनस गायब हो जाएंगे, अबे नहीं जाएंगे अपन, H प्लस तो खत्म हो गया है, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, तो जब OH माइनस आएंगे तो वो H प्लस को खत्म करेंगे ही, साथ में एक्यूमुलेट भी हो जाएंगे, और एक्यूमुलेशन के बाद आप देखोगे कि जो pH है वो एक सूट लेगा तुरंत, 3-3.5 वो तुरंत 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से हो जाएगा एक ही ड्रॉप डालने से। आप देखोगे कि देखो अभी थ्योरेटिकली बात चल रही है, आप थ्योरेटिकली भी सोचो, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा अंदर, वहां अंदर कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। तो जैसे आपने OH माइनस डाला तो एक पॉइंट आएगा जहां से एकदम से pH क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये आइडिया आपके दिमाग में शुरू में होना चाहिए एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पढ़ने से पहले।
तो बस मैं यही बोलूँगा आपको कि इसके साथ हम फिनिश करते हैं आज की क्लास। आप इस आइडिया को दिमाग में पोर्ट्रे करिए। अगली क्लास में मैं इसको नंबर्स के साथ भी समझाने की कोशिश करूँगा एंड वी विल बी फिनिशिंग टाइट्रेशन कंप्लीटली इन द नेक्स्ट क्लास, और हम थोड़ा सॉल्युबिलिटी स्टार्ट भी कर देंगे अगली ही क्लास में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी स्टार्ट करेंगे, पूरा चैप्टर हो जाए फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। मिक्स क्वेश्चन कराने में मजा आएगा इसमें। ठीक है, कि आप सोचने की आपको वो मिले कि अरे यार हाँ ये इसका था, ये इसका था, ऐसे करके अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा बहुत सारे। टेंशन मत लेना, क्वेश्चन बहुत सारे करा दूंगा। पहले थ्योरी अच्छे से पक्की करो, ठीक है, और फिर हमारी रियल जेईई एडवांस सीरीज के क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप बहुत अच्छी चीज़ मिस कर रहे हो, समझना। वो प्लेलिस्ट जो है वो मैंने पब्लिक करके रखी ज़रूर है, लेकिन उसको ये ना सोच लेना कि अरे यार वो तो फ्री में अवेलेबल है तो अच्छी नहीं होगी, है ना, ऐसा मत सोच लेना। वो फ्री में अवेलेबल है ज़रूर, बट उससे अच्छी प्लेलिस्ट और उससे ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस के थ्रू आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वो है तो एकदम प्राइवेट करके रखने वाली प्लेलिस्ट, बट हमने उसको फ्री में अवेलेबल रखा हुआ है, तो उसका भरपूर फायदा उठाएं। चैप्टर करने के बाद आप उसके क्वेश्चन जरूर करें, एक्सप्लेनेशन पूरा सुने। क्वेश्चन बन भी गया तो एक्सप्लेनेशन एक बार जरूर सुने, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे और तगड़े होंगे कॉन्सेप्ट्स आपके जेईई एडवांस के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में।